हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टुगेदर विद रतिका। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8th का चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इस कंप्लीट चैप्टर में हम देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस तरीके से हमारे फ्रेंड है, वो किस तरीके से हमारे दुश्मन भी है। और बाय द एंड ऑफ दिस कंप्लीट चैप्टर आप लोगों को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के क्लासिफिकेशन है वो सब पता होने चाहिए और उनके कम से कम दो कैरेक्टर्स और दो एग्जाम्पल्स ज़रूर पता होने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ इस वीडियो को। सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मीनिंग क्या है। माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटे, ठीक है, एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज, जिसको हम डायरेक्टली ऐसी नॉर्मल नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। और ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है जो भी लिविंग एंटिटी। तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो भी लिविंग एंटिटीज़ हैं जो कि इतने छोटे हैं जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, हम उनको कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इनको क्योंकि हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, दैट इज़ वाई वी रिक्वायर एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ नोन एज माइक्रोस्कोप। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम माइक्रोब्स भी कह सकते हैं। जो लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं उनको हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट। एंड माइक्रोबायोलॉजी एक वो ब्रांच है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कंप्लीट स्टडी करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट कहाँ होते हैं। जैसे कि आपको पता है, अगर आपने एक ब्रेड रख दिया है या रोटी रख दी है, कोई भी खाने का कोई भी सामान रख दिया है जिसमें थोड़ा भी मॉइस्चर है, तो क्या होगा, 1 से 2 दिन में आप देखेंगे उसमें कुछ कॉटनी मास ग्रो करने लग जाएगा। उसी को हम कहेंगे फंजाई, ठीक है। ये एक टाइप होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। तो अगर हमको देखना ही है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो हम अपने अराउंड बहुत जगह देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे आसपास जो भी हवा है उस हवा में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। सॉइल के बारे में हम नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ते हैं, उस सॉइल में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं नाइट्रोजन को फिक्स करने में। फूड इंडस्ट्री में अगर हम देखें, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, मैं अभी आपको जस्ट थोड़ा ब्रीफ में बता रही हूँ। अगर आप देखिए कोई पानी आपने ले लिया है, चाहे वो कहीं का भी पानी हो, अगर वो थोड़ा सा भी पॉल्यूटेड वाटर है तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत ईजिली पाए जा सकते हैं, ठीक है। एक ड्रॉप ऑफ वाटर इफ़ यू टेक ऑन अ स्लाइड और इसके बाद इस स्लाइड को हम माइक्रोस्कोप में देखें तो हमें इस टाइप के मूव करते हुए ऑर्गेनिजम्स दिखेंगे। अगर हम और ज़्यादा उसको डिटेल में देखेंगे तो हमें उसमें बैक्टीरिया, फंजाई टाइप के ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये था कि कहाँ कहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हो सकते हैं। तो देखिए एक्टिविटी 2.1 में क्या है, यहाँ पे मॉइस्ट सॉइल मतलब थोड़ा सा मिट्टी ले लिया है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड करके आप देखेंगे, जब इस पानी को आप लेंगे एक स्लाइड में और उसको आप देखेंगे अंडर माइक्रोस्कोप, तो आपको क्या दिखाई देंगे, इस टाइप के कुछ ऑर्गेनिजम्स दिखाई देंगे और इन्हीं को हम कहेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो इन दोनों एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे आसपास हर जगह हैं। क्यों वो हर जगह प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि उनको न्यूट्रिएंट चाहिए होता है, चाहे वो कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, इस टाइप के न्यूट्रिएंट्स उनको जहाँ जहाँ मिल सकते हैं वो वहीं पर ग्रो होना स्टार्ट कर देते हैं। अब हम देखते हैं कितने टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो अगर हम ब्रॉडली देखें तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के 4 ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। इन 4 ग्रुप्स में मेन क्या है, इनमें है बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। एक ग्रुप और होता है जिसको हम कहते हैं वायरस का ग्रुप, ठीक है, मतलब वायरसेस, जहाँ की आप लोगों को कोरोना वायरस के बारे में बहुत कुछ पता चल गया है फिलहाल, ठीक है। लेकिन ये वायरस इन दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अलग किस तरीके से है, ये चीज़ देख लेते हैं हम एक बार। बैक्टीरिया यूनिसेल्यूलर होते हैं और ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। यूनिसेल्यूलर मतलब ये एक ही सेल से बना हुआ होता है। प्रोकैरियोटिक मतलब ये बहुत ज़्यादा, इनमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, मतलब न्यूक्लियस के अराउंड जो मेम्ब्रेन होता है वो इतना ज़्यादा डिफाइंड नहीं होता है। और बाकी के ऑर्गेनेलीज मतलब सेल के अंदर पाए जाने वाले कंपोनेंट्स भी इतने ज़्यादा एडवांस्ड नहीं होते हैं। ये ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, हेटरोट्रॉफिक भी होते हैं। ऑटोट्रॉफिक का एग्जाम्पल है ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं फंजाई। फंजाई कम्प्लीटली हेटरोट्रॉफिक होते हैं जो कि दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। इन फंजाई में रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनकी वजह से ये अपना फूड एब्जॉर्ब कर लेते हैं जहाँ पे भी वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ भी यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये सिंगल सेल से बने हुए होते हैं और ये अपना फूड हेटरोट्रॉफिक मोड से लेते हैं, मतलब ये दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए। लास्ट ग्रुप है एल्गी का। ये यूनिसेल्यूलर भी होते हैं और मल्टी सेल्यूलर भी होते हैं। यूनिसेल्यूलर का एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास और मल्टी सेल्यूलर का एग्जाम्पल है वॉलवॉक्स।
ये जो एल्गी होते हैं ये ऑटोट्रॉफिक मोड पे डिपेंडेंट होते हैं, मतलब ये अपना खाना अपने आप प्रिपेयर कर सकते हैं क्योंकि इनके पास होता है क्लोरोफिल पिगमेंट। ठीक है, तो ये तो हमारे 4 मेजर ग्रुप्स के बारे में था। अब हम देखते हैं वायरसेस अलग कैसे होते हैं। वायरस एक्चुअली इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो लिविंग भी होते हैं और डेड भी होते हैं। दैट इज वाई इट इज ऑलवेज सेड दैट वायरसेस आर द लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। मतलब जब ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है या ऊपर प्रेजेंट है तो ये रिप्रोड्यूस कर सकता है, ये अपनी जैसी कॉपीज बना सकता है। लेकिन अगर किसी भी डेड मैटर के ऊपर प्रेजेंट है तो वो जिंदा नहीं है, या नॉर्मली एयर में प्रेजेंट है, तो उस टाइम पे हम कहेंगे कि वायरस वो वाला डेड है। तो चलिए, अब इतने सारे ग्रुप्स तो हमने पढ़ लिए हैं, अब इनके कुछ एग्जांपल्स और इनसे कॉज होने वाले डिसीजेस देख लेते हैं। सबसे पहले है कॉमन कोल्ड या इन्फ्लुएंजा जो कि वायरस कॉज करता है। ठीक है, या पोलियो हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, ये सारी चीज़ें कौन कॉज करता है? वायरस। और इसमें आप एक और नाम ऐड कर सकते हैं, वो है कोविड-19। ठीक है, इसके बाद डाइसेंट्री या मलेरिया की अगर हम बात करें तो ये प्रोटोजोआ करता है। टाइफाइड या ट्यूबरकुलोसिस की बात करें तो ये बैक्टीरियल डिसीजेस हैं। ठीक है, फंजाई का ऐसा यहाँ पर एग्जाम्पल नहीं गिवन है तो भी मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल लिख देती हूँ। रिंग वॉर्म जैसे हम देखते हैं, कभी हमें फंगल इन्फेक्शन हो जाता है या कैंडिडियासिस हो जाता है, तो ये सब फंगल इन्फेक्शंस होते हैं। नाउ लेट्स सी सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ दीज ग्रुप्स। बैक्टीरिया का हम देख लेते हैं, ये ई कोलाई है। ठीक है, एल्गी में अगर हम देखें तो ये क्लेमाइडोमोनास है और ये स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा अगर आपको याद हो क्लास 7th में आपने रिप्रोडक्शन में पढ़ा होगा फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तो फ्रेगमेंटेशन में स्पायरोगायरा में ही हम फ्रेगमेंटेशन देखते हैं। ठीक है, अगर हम प्रोटोजोआ की बात करें तो अमीबा एक वो ऑर्गेनिज्म है जिसका इरेगुलर शेप होता है, और एक ये है पैरामीशियम। ठीक है, फंजाई की बात करें तो ब्रेड मोल्ड जो कि बहुत इजीली ब्रेड में देखा जाता है। पेनिसिलियम एस्परजिलस, पेनिसिलियम एक बहुत अच्छा एंटीबायोटिक बनाने के काम आता है जिसको हम कहते हैं पेनिसिलिन। ठीक है, वायरसेस के एग्जाम्पल देखने हैं हमको, E4 वायरस बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आप देखिए, इसमें एक इसका हेड होता है, ये इसके टेल फाइबर्स होते हैं, ये इसमें स्पाइक्स प्रेजेंट है जिसकी वजह से ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के साथ अटैच कर सकता है। ओके, देखते हैं वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव, मतलब वो रहते कहाँ हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं सिंगल सेल, मतलब यूनिसेल्युलर, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ। वेयर एज मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको मैंने एल्गी में वॉल्वॉक्स का एग्जाम्पल दिया, या फंजाई है। ये कहाँ कहाँ रह सकते हैं? ये हमारे एनवायरनमेंट में हवा में भी रह सकते हैं। ठीक है, और हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने कोविड के टाइम पे बहुत ज़्यादा सुना होगा कि अगर किसी चीज़ को हम टच कर रहे हैं तो उसके बाद हमें अपना हाथ धोना है, अदरवाइज वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे हाथों में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो इसी तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत इजीली ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ये पानी में भी पाए जाते हैं, पानी चाहे कहीं का भी हो कहीं पे भी पाए जाते हैं। गर्म से गर्म पानी में प्रेजेंट होते हैं और ठंडे से ठंडे पानी में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दूसरे होस्ट बॉडीज़ के ऊपर पाए जाते हैं या अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा ह्यूमंस में जो हमारा इंटेस्टाइन होता है, उस इंटेस्टाइन में भी माइक्रोब प्रेजेंट होता है और इसको हम कहते हैं ई कोलाई। चलिए अब देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस, मतलब ये किस तरीके से हमारे लिए बेनिफिशियल है और कैसे ये हमारे लिए हार्मफुल है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे है फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो जब हम कर्ड बनाते हैं, हम क्या करते हैं, दूध में थोड़ा सा दही मिला देते हैं और उससे कर्ड बन जाता है। उस कर्ड में होता है लैक्टोबैसिलस, जिसकी वजह से कर्ड का फॉर्मेशन होता है। ब्रेड हो गया या केक हो गया, जो भी फूलने वाली चीज़ें होती है, इसमें हम ऐड करते हैं ईस्ट, जिसकी वजह से फर्मेंटेशन होता है, जिसकी वजह से CO2 का प्रोडक्शन होता है और कोई भी फूड प्रोडक्ट फूल जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें हमारे जो सिंक की पाइप्स होती हैं तो उसमें भी एक्चुअली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि कॉन्टिन्यूसली सिंक से पानी जाता रहता है तो वहाँ पे काई जम जाती है, एल्गी जम जाती है, और इस एल्गी को खाने के लिए कौन आता है, यहाँ पे आ जाता है प्रोटोजोआ। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये प्रोटोजोआ भी हमारे लिए हेल्पफुल साबित होते हैं। इसके बाद आप लोगों ने देखा होगा मैन्योर कैसे फॉर्म होता है। कोई भी ऑर्गेनिक वेस्ट है, मतलब प्लांट्स और एनिमल का जो भी वेस्ट होता है, इन सबको अगर हम डंप कर देते हैं सॉइल में, ठीक है, गड्ढा बना के उसके अंदर सब डाल देते हैं और उसके बाद उसको ढक के रख देते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से ये सब डिग्रेड हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, मतलब सड़ने लग जाता है। उसके बाद मैन्योर का फॉर्मेशन होता है, वहाँ पे एक पाउडर लाइक सब्सटेंस होता है जो कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो
इसके बाद सॉइल फर्टिलिटी इससे इंक्रीज होती है। आफ्टर दिस नाइट्रोजन फिक्सेशन हम लोगों ने बहुत पढ़ा है। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए एक कंप्लीट मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप बोलेंगे तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि राइजोबियम, नॉनस्टॉक हो गया, एनाबीना हो गए, ये सारे क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करने में हमारी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आता है मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। कर्ड कैसे बनता है ये तो ऑलरेडी हमने देख ही लिया है। किस तरीके से एक कंटेनर में हम अगर मिल्क लेते हैं और उसमें थोड़ा सा अमाउंट में हम कर्ड ऐड करते हैं जिसमें कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, वो मिल्क में मल्टीप्लाई करता है और मिल्क को कन्वर्ट कर देता है कर्ड में। चलिए इसी के साथ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि कुछ लोगों को मिल्क डाइजेस्ट नहीं होता है लेकिन कर्ड इजीली डाइजेस्ट हो सकता है। बैक्टीरिया हेल्प करता है चीज़ के फॉर्मेशन में और पिकल्स को भी बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो कि फर्मेंटेशन से ही बनती है, जैसे कि आप डोसे का बैटर देख लो या इडली का बैटर हो गया, ये सारी चीज़ें फूलती है क्योंकि फर्मेंटेशन होता है, CO2 का प्रोडक्शन होता है, इसीलिए वो फूलती है। और ये फर्मेंटेशन कौन करता है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जाम्पल ईस्ट। तो अब ये एक्टिविटी 2.3 है जो कि कम्प्लीटली बेस्ड है फर्मेंटेशन प्रोसेस के ऊपर। इसमें यही दिखाया गया है किस तरीके से मैदा में अगर हमने थोड़ा सा ईस्ट पाउडर ऐड किया एंड इफ़ वी लीव इट फॉर 2 to 3 आवर्स तो किस तरीके से ये डो राइज कर जाएगा। यही हम लोगों ने अभी फर्मेंटेशन में पढ़ा है कि ईस्ट बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर जाता है। इस कार्बन डाइऑक्साइड की जो गैस होती है ये पूरे डो के अंदर फैल जाती है जिसकी वजह से डो का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है और ये फूल जाता है। तो मोस्टली उन सब चीज़ों में जहाँ पर कोई भी डो राइज कर रहा है या वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है वहाँ पर फर्मेंटेशन प्रोसेस काम आती है और ये काम कर रहा होता है ईस्ट। ठीक है, चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कमर्शियल यूज़ का मतलब किस तरीके से हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को लार्ज स्केल प्रोडक्शन करें किसी भी चीज़ का और उसमें से कुछ ना कुछ हमें इनकम हो, हम इकोनॉमी में कुछ बूस्ट कर पाए। ठीक है, उसी को हम कमर्शियल यूज़ कहेंगे। तो ऐसे ही कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक अल्कोहल, वाइन, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को आप विनेगर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ईस्ट एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो कि फर्मेंटेशन करता है, जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ा है। तो इसमें अल्कोहल और वाइन बन रहा है, तो इसमें देखिए इसमें प्रोसेस क्या होता है। फॉर एग्जांपल आपको वाइन बनाना है, ठीक है, तो क्या होगा, एक शुगरी सब्सटेंस ले लेंगे, मतलब जैसे ये नेचुरल सब्सटेंसेस है, बार्ले, वीट, राइस, ये सारी चीज़ें नेचुरल है और इसमें नेचुरल शुगर प्रेजेंट है क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट कंटेन करता है और कार्बोहाइड्रेट में क्योंकि ग्लूकोज होता है इसलिए वो मीठा हम बोल सकते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, तो जब नेचुरल शुगर में आप थोड़ा अमाउंट में ईस्ट को ऐड कर देंगे तो ये ईस्ट क्या करेगा, उस शुगर को कन्वर्ट कर देगा अल्कोहल में। ठीक है, अब अल्कोहल जब बन गया है मतलब वो अल्कोहल और वाइन बन गया है, यही प्रोसेस यहाँ पे एक्टिविटी में समझाया गया है। तो चलिए इसको थोड़ा सा आगे देखते हैं। तो देखिए अभी क्या हो रहा है, जैसे आपको मैंने बताया कोई भी शुगरी सब्सटेंस ले लिया, ठीक है, उसमें जब हमने ईस्ट ऐड किया तो जो भी लिक्विड होगा उसका कुछ टाइम के लिए उसको छोड़ देंगे, 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ दो, ढक के रख दो एनेरोबिक कंडीशन में, मतलब ऑक्सीजन अंदर नहीं जानी चाहिए। तो एनेरोबिक कंडीशन में ईस्ट अपना काम करना चालू कर देगा। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन, जब शुगर से अल्कोहल बनता है इन एनेरोबिक कंडीशन। ठीक है, तो ये काम ईस्ट बहुत बढ़िया तरीके से कर पाता है। चलिए अब नेक्स्ट आता है मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब हम उसको दवाइयों में कैसे यूज़ में ला सकते हैं। एंटीबायोटिक्स आप लोग बहुत ज़्यादा सुनते हैं, जब भी हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, बीमार होते हैं, तो डॉक्टर हमारे हाथों में दे देता है एक एंटीबायोटिक। इसका अगर हम एग्जैक्टली मीनिंग निकालें, ये मैंने आप लोगों को पहले भी बोला है कि कोई टर्म अगर थोड़ा सा भी आपको टफ लगता है तो उसको आप तोड़ लो। ठीक है, जितना भी पॉसिबल है वो तोड़ लो उसको, उससे उसकी मीनिंग पता चल जाती है। एंटी मतलब कोई चीज़ जब ऑपोजिट में काम कर रही होती है, और बायोटिक मतलब लिविंग। तो जो भी लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर है उसके अगेंस्ट में अगर कोई चीज़ काम कर रही है उसको किल करने के लिए, उसको हम कहेंगे एंटीबायोटिक, जो कि काफ़ी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके बनाया जा सकता है। बेसिकली बैक्टीरिया एंड फंजाई को हम यूज़ करते हैं एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करने के लिए। लेकिन ऐसा मत समझना कि दुनिया के जितने भी बैक्टीरिया है, जितने भी फंजाई है, हर एक को हम यूज़ कर सकते हैं। नो, सम स्पेसिफिक बैक्टीरिया एंड फंजाई आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग एंटीबायोटिक। तो यहाँ पे देखिए
कुछ एंटीबायोटिक टैबलेट्स होती हैं, कैप्सूल्स होते हैं, इंजेक्शंस होते हैं जो कि हम लोग लेते हैं, जिससे कि जो हमारे बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने एंटर कर लिया है, ठीक है, तो उसको किल कर पाएगा। अगर हम कोई कॉमन से एग्जांपल ले, जैसे कि कॉमन कोल्ड, ठीक है, या फीवर हो गया, तो कॉमन कोल्ड में मतलब हमारे बॉडी के अंदर कोई एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री हुई है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें दे देता है एंटीबायोटिक, ठीक है। तो एंटीबायोटिक हमारी बॉडी में जाने के बाद क्या होता है, उस पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है। और आप लोगों ने हमेशा सुना होगा, डॉक्टर बोलता है कि एंटीबायोटिक के जो कोर्स होता है उसको कंप्लीट करना है। 6 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 7 दिन हो गया, जितने भी दिन का कोर्स होता है उसको हमें कंप्लीट करना चाहिए। अभी क्यों ऐसा बोलते हैं ये भी समझ लो। मान लीजिए हमारी बॉडी में बैक्टीरिया की एंट्री होती है, ठीक है, और हम डॉक्टर से एक एंटीबायोटिक लेके आते हैं। बैक्टीरिया तो बॉडी के अंदर है ही, तो वो कॉन्टिन्यूसली ग्रो कर रहा है, ठीक है। डॉक्टर ने बोला है दवाई लेनी है मॉर्निंग में और नाइट में। आपने मॉर्निंग में दवाई ली, उससे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की किलिंग हो गई, ठीक है, लेकिन ख़त्म नहीं हुए हैं, कुछ ही किल हुए हैं। अब ये वाले जो है बैक्टीरिया, ये और ज़्यादा ग्रो करेंगे। नाइट में आपने दवाई नहीं ली है, अब क्या होगा, इसका नंबर भर के इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगले दिन मॉर्निंग में जब आप दवाई लेंगे तो उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा दवाई के ऊपर कि वो इतने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कैसे किल करेगा, ठीक है। इसलिए एंटीबायोटिक्स का डोज जब जब बोला जाता है तब तब लेना चाहिए और कंप्लीट कोर्स करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें पता चल गया है एंटीबायोटिक्स हमारी बॉडी में आके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की किलिंग करते हैं जो कि डिसीज़ कॉज कर रहे हैं। जो नॉर्मल माइक्रोब्स हमारी बॉडी में है उनको कुछ नहीं करता है, ठीक है। लेकिन अगर हम तरीके से दवाइयाँ ना लें, मतलब कोई भी दवाई कभी भी लेते रहें, तो क्या होगा, वो एंटीबायोटिक हमारे बॉडी में जो भी अच्छे वाले माइक्रोब्स हैं उनको भी किल कर सकता है, ठीक है। कुछ कॉमनली फाउंड जो एंटीबायोटिक्स है ये है स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन। ये बहुत ही कॉमनली फाउंड एंटीबायोटिक हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि कुछ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं जो कि एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। अब अगर हम देखें कि एनिमल्स में, जो पोल्ट्री एनिमल्स होते हैं, उनमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, तो उसको कंट्रोल कैसे किया जाता है, उनके खाने में एंटीबायोटिक्स मिला के दिया जाता है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की किलिंग हो जाती है और उनकी ग्रोथ नहीं होती है, ठीक है। इस पैराग्राफ में यही गिवन है कि डॉक्टर जो भी हमें एंटीबायोटिक देते हैं, एक तो हमें एंटीबायोटिक हमेशा डॉक्टर से पूछ के लेनी चाहिए, और ये नहीं कि थोड़ा सा भी कुछ हुआ तो पहुंच गए डॉक्टर के पास दवाई लेने, ये काम नहीं करना है, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें नेचुरली भी ठीक होती है हमारी बॉडी में, क्योंकि इम्यून सिस्टम इसीलिए बना हुआ है हमारी बॉडी का कि जैसे ही कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री हुई हमारी बॉडी में तो कुछ एंटीबॉडीज़ तो नेचुरली प्रोड्यूस होंगे ही, ठीक है। एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं ये हम वैक्सीन में देखेंगे आगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है वैक्सीन। तो वैक्सीन का नाम तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा, कुछ तो इस वजह से क्योंकि छोटे बच्चों को हमेशा वैक्सीन दिया जाता है, जिसकी वजह से उनमें कुछ बीमारियां बिल्कुल आए ही ना। और अब कोरोना के बाद बहुत ज़्यादा लोगों को वैक्सीन का पता चल गया है, जिन्होंने कभी वैक्सीन यूज़ भी नहीं किया था, क्योंकि हम देखते हैं गांव वगैरह में जैसे जाते हैं तो उन सब जगह में वैक्सीन का इतना ज़्यादा रोल नहीं है, वो लोग इतना ज़्यादा वैक्सीन नहीं लेते हैं क्योंकि वो नेचुरली अपने बॉडी को ठीक करने में ज़्यादा भरोसा रखते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारे बॉडी का सिस्टम क्या होता है, एक इम्यून सिस्टम नाम आपने सुना होगा। जैसे ही कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर करता है तो हमारी बॉडी में नेचुरली एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन होता है, और ये एंटीबॉडीज़ उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने में हेल्प करता है। तो ये तो हमारा हो गया नेचुरल इम्यून सिस्टम, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने ज़्यादा ताकतवर होते हैं, आप कह सकते हैं, या इतने ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं कि एंटीबॉडीज़ अकेले केपेबल नहीं होता है उनको किल करने के लिए। इसलिए हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं। अब बीमारी हमारी बॉडी के अंदर आए ही ना, इसके लिए हम कुछ वैक्सीन्स लेते हैं। जैसे आपको पता होगा स्मॉल पॉक्स हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, पोलियो है, इन सब चीज़ों के वैक्सीन बने हुए हैं सो दैट कि हमारी बॉडी में ये चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ये सारी चीज़ें हो ही ना, ठीक है। तो ये जो वैक्सीन्स बनते हैं ये भी बनते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से, सिर्फ कुछ और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से। दूसरी बात, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वैक्सीन अगर हम ले रहे हैं मतलब हम माइक्रोब को ही अपनी बॉडी के अंदर एंट्री दे रहे हैं, है ना। तो आप सोच सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही अगर हमारी बॉडी में आएगा तो वो तो बीमारी कॉज करेगा। लेकिन वैक्सीन जब बनाए जाते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डेड कर दिया जाता है या वीक कर दिया जाता है, मतलब ऐसा सिचुएशन में लेके आया जाता है उनको कि वो बीमारी कॉज ना करे,
ठीक है, वो कोई भी डिसीज़ कॉज ना करे, लेकिन हाँ एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन ज़रूर करे। और जैसे ही एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होगा तो उस पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वो किलिंग कर पाएगा। तो यहाँ पे कुछ ये डिसीजेस हैं जिसमें वैक्सीन्स लिए जाते हैं, जैसे कि कॉलेरा है, विब्रियो कॉलेरी एक बैक्टीरिया होता है जो कि कॉलेरा कॉज करता है। ट्यूबरकुलोसिस है, मतलब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये वो बैक्टीरिया है जो कि ट्यूबरकुलोसिस कॉज करता है। देन स्मॉल पॉक्स वायरस, हेपेटाइटिस, इन सब चीज़ों के लिए क्या होता है, वैक्सीन बनाए गए हैं, क्योंकि ये वैक्सीन हमारे बॉडी में जाके एंटीबॉडीज़ का कॉन्टिन्यूसली प्रोडक्शन करके रखता है कि नेक्स्ट टाइम जब भी ये वाले बैक्टीरिया या ये वाले फंजाई हमारी बॉडी में एंटर करे तो वो एंटीबॉडी उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देगा। ठीक है, तो आप लोगों ने तो देखा होगा जब हम छोटे होते हैं तो डॉक्टर हमें एक पूरा चार्ट दे देते हैं कि इस महीने में इस साल में इस बच्चे को ये वैक्सीन देनी है। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि हर बच्चे को वैक्सीनेटेड होना चाहिए, जिससे कि कंप्लीटली उस बीमारी का इरेडिकेशन हो पाएगा हमारे सोसाइटी से। ठीक है, स्मॉल पॉक्स के लिए कैंपेन चलाया गया था कि हर जगह स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन बच्चों को देने ही देने हैं, जिसकी वजह से आज ऐसी डेट आ गई है कि स्मॉल पॉक्स हमारे वर्ल्ड से ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। अभी ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अब आप लोगों को चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स का नाम थोड़ा सा कम सुनने को मिलेगा। ठीक है, वो इसीलिए हो पाया है क्योंकि वैक्सीन का हम यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट देखते हैं इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी कैसे इंक्रीज होती है? बाय द यूज़ ऑफ मैन्योर, या कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कुछ बैक्टीरिया और फंजाई ऐसे होते हैं जो कि नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वो सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स ऐड करवाने में हेल्प करते हैं, और उस सॉइल से जो भी हम अगले क्रॉप्स लगाएंगे या जो भी प्लांट्स ग्रो करेंगे वो अच्छे से ग्रो हो पाएंगे। नेक्स्ट है क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। आप लोगों ने देखा होगा हमारे आसपास कभी जैसे कूड़ा पड़ा हुआ होता है, कूड़े में अगर हम वेजिटेबल और प्लांट्स के जो रिमेन्स होते हैं उनकी बात करें, वो कुछ ही टाइम में सड़ने लग जाते हैं। ठीक है, आप अपने घर में भी रोटी रख दीजिए तो क्या होगा, सड़ जाएगी। कोई खाना रख दीजिए वो सड़ जाएगा। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा स्मेल आएगी, लेकिन धीरे धीरे उसकी स्मेल आनी बंद हो जाएगी, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन से वो सड़ जाता है, डिग्रेड हो जाता है, और लास्ट में एक ऐसा पाउडरी सब्सटेंस मिल जाता है हमें जिसको हम कहते हैं मैन्योर। ठीक है, जो कि हम सॉइल में अगर ऐड करेंगे तो वो सॉइल में बहुत अच्छे से सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाता है, जो कि मैंने अभी ऊपर आपको समझाया है। लेकिन सॉइल के साथ साथ ये एनवायरनमेंट को क्लीन करने में भी हमें हेल्प करता है। क्यों? मान लीजिए रास्ते में बहुत सारा कूड़ा पड़ा हुआ है, ठीक है, बहुत सारे वेजिटेबल की पील्स हैं जो किसी ने डाल दिए हैं। जब वो पूरी तरीके से डिग्रेड हो जाएंगे, जब वो सॉइल में बिल्कुल मिक्स हो जाएंगे, तो क्या होगा, उस पर्टिकुलर एरिया से कूड़ा चला जाएगा कुछ दिन में। ठीक है, इसीलिए क्या किया जाता है, जो कूड़े वाले होते हैं वो इन सब चीज़ों को उठा के लेके जाते हैं और पिट्स में डाल देते हैं, जिसको हम कॉम्पोस्ट पिट भी बोलते हैं, और इसी में डाल के वो कॉम्पोस्ट बना लेते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ एक ही एक्टिविटी है 2.5, जिसमें बोला है कि हम 2 पॉट्स ले लें। ठीक है, एक पॉट में हम ऐड करेंगे प्लांट्स और एनिमल्स के जितने भी रिमेन्स हैं, ठीक है, जो पील्स हो गए, छिलके हो गए, उन सबको ऐड कर दिया है। दूसरे में हम ऐड करेंगे प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े। 3 से 4 वीक्स के बाद अगर हम देखेंगे तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, हम देखेंगे कि इस वाले में तो ये पूरी तरीके से गल चुका है, सड़ चुका है, लेकिन ये जो प्लास्टिक है वो एज इट इज़ ही रहेगा, क्योंकि प्लास्टिक डिग्रेड नहीं होता है। और कुछ ऐसे आजकल प्लास्टिक्स आने लग गए हैं जो कि डिग्रेड होते हैं, लेकिन वो डिग्रेड होने में बहुत बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ ऑलवेज सेड कि हम प्लास्टिक का यूज़ ना करते हुए पेपर बैग्स को यूज़ करें, जूट बैग्स को यूज़ करें। ठीक है, तो अगर हमें एक बार रिवाइज करना हो यूजफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो हमने देखे दवाइयाँ बनती है, मतलब एंटीबायोटिक्स बनती है, वैक्सीन्स बनते हैं माइक्रोब से, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है, हमारा एनवायरनमेंट क्लीन होता है। ठीक है, और उसके बाद कमर्शियल यूजेस होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। हमारे घर में भी हम जैसे ब्रेड बनाते हैं, केक्स बनाते हैं, इन सब चीज़ों में भी हम माइक्रोब्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, इडली बनाना है, डोसा बनाना है, इन सब चीज़ों में हम माइक्रोब्स को यूज़ करके बहुत अच्छे से डोसा बना सकते हैं। तो यूजफुल माइक्रोब्स के बाद अब देखते हैं व्हाट आर हार्मफुल माइक्रोब्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मैनी वेज। ये कुछ तो ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो कि ह्यूमन बींग्स में डिसीज कॉज करते हैं, कुछ होते हैं प्लांट्स में कॉज करते हैं, और कुछ होते हैं एनिमल्स में। तो एक चीज़ आपको बता दूं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ऐसा नहीं है जो ह्यूमन बींग्स को डिसीज कॉज कर रहे हैं, वही वाले सेम माइक्रोब्स प्लांट्स और एनिमल्स को भी डिसीज कॉज करेंगे। सबके स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है,
और ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डिसीज़ कॉज करते हैं उनको हम कहते हैं पैथोजेंस। अब आप सोच सकते हैं कि मैम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो सभी डिसीज़ कॉजिंग एजेंट होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोगों ने यूज़फुल माइक्रोब्स में भी देखा है कि कुछ ना कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़फुल भी होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि डिसीज़ कॉज करते हैं, बीमारियां फैलाते हैं, उनको हम कहते हैं पैथोजेंस। अब मान लीजिए आपने कोई सब्जी या दाल आपने बाहर रख दिया है, फ्रिज के बाहर छोड़ दिया है, अगले दिन आप उसको देखेंगे कैसे सड़ने की स्मेल आ जाएगी, क्योंकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने अपना अटैक कर दिया है। और ये कौन से माइक्रोब्स होते हैं? ये होते हैं पैथोजेंस। ठीक है, कपड़ों में भी हम देखते हैं बहुत बार कि फंगस लग जाती है, लेदर में भी लग जाता है, तो ये सारे इनके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। अब हम देखेंगे डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में कौन कौन से माइक्रोब्स डिसीज़ कॉज करते हैं? सबसे बढ़िया नाम तो आप लोगों को आजकल पता ही है, कोरोना वायरस है। वायरस जो है वो क्या करता है? वो कोविड-19 वाला जो डिसीज़ है इसको कॉज करता है। ठीक है, और भी बहुत सारे डिसीजेस हैं, वो भी हम देखेंगे। तो पैथोजेंस हमारी बॉडी के अंदर एंटर कैसे करते हैं? सबसे पहली बात, आपको पता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ कहाँ होते हैं, ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। ये एयर में भी होते हैं, ये वाटर में भी होते हैं, ठीक है, सॉइल में भी होते हैं। तो जब इतनी सारी चीज़ों में ये माइक्रोब्स प्रेजेंट है तो ये हमारे फूड में भी आराम से चले जाएंगे। मान लीजिए आप खाना खाने वाले हैं और आपने उसको सब्जी को ढका नहीं है, ऐसे ही छोड़ रखा है बहुत देर के लिए, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एयर में प्रेजेंट है वो इजीली चले जाएंगे फूड में, और जब हम वो फूड का इंटेक करेंगे तो वो माइक्रोब हमारी बॉडी के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं फूड के थ्रू, पानी के थ्रू, जो पानी हम पीते हैं उससे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी के अंदर आ सकते हैं। तो अभी आपको पता है कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में माइक्रोब इजीली ट्रांसफर हो सकता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपने देख लिया है कोविड-19 में। अब आप सोचेंगे कि कोविड-19 का ही मैम बार बार एग्जाम्पल दे रही हैं, क्योंकि इसको आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा है। ठीक है, कोविड-19 का मतलब कोई ही ऐसी खबर होगी जिसको नहीं पता होगा, बाकी कोविड-19 की सारी चीज़ें सब लोगों ने देखा है, इसलिए इससे समझाना बहुत ईजी है। मान लीजिए कोई एक ह्यूमन बीइंग है जिसको कोविड-19 पॉजिटिव है, उसके पास अगर दूसरा कोई इंसान खड़ा हुआ है और वो ऐसे जस्ट ब्रीथ कर रहा है, तो और ये जो कोविड-19 वाला पेशेंट है, तो इससे तो क्या होगा, कोविड-19 का जो वायरस है मतलब कोरोना वायरस, वो तो इसके अंदर आराम से स्प्रेड हो जाएगा, चला जाएगा। तो ऐसे वाले डिसीजेस जब होते हैं जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकते हैं, इसको हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिसीज़। ठीक है, जो कि कम्युनिकेट हो सकता है। किस किस तरीके से कम्युनिकेट हो सकता है, मतलब कैसे करके फैल सकता है? ये किसी इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में जा सकता है, या तो एयर से, वाटर से, फूड से, या फिजिकल कॉन्टैक्ट से। ठीक है, तो इन्हीं को हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिसीजेस। इनके एग्जाम्पल्स क्या है? कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। हर टॉपिक में आप दो दो एग्जाम्पल्स ज़रूर याद रखना, और दो दो डिसीजेस के साथ उनका जो कॉजिंग एजेंट है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको कॉज कर रहा है, उसका नाम भी ज़रूर याद रखना। ठीक है, यहाँ पे आगे अभी टेबल आएगा, मैं आपको हर एक में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम भी बताऊंगी। ओके, मान लीजिए एक ह्यूमन बीइंग है, उसको बहुत ज़्यादा कॉमन कोल्ड है, खांसी जुकाम ये सब चीज़ें हैं, और उसने स्नीज़ किया, छींक मारी, तो क्या होगा? हवा में जो वायरस के पार्टिकल्स हैं वो सब फैल गए हैं। ठीक है, जो हैवियर पार्टिकल्स होंगे वो तो नीचे बैठ जाएंगे सेडिमेंटेशन प्रोसेस की वजह से, लेकिन जो लाइट पार्टिकल्स होंगे वो वहीं पे हवा में घूमते रहेंगे। मान लीजिए अब दूसरा कोई ह्यूमन बीइंग यहाँ पर आ रहा है और वो इसी एयर को ब्रीथ कर रहा है, क्योंकि भाई कोई पर्टिकुलर जगह से इंसान सांस लेना तो बंद नहीं करेगा ना, सांस तो वो लेता ही रहेगा। तो जैसे ही इस जगह पर आके वो ब्रीथ करेगा तो यहाँ पे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो उसकी बॉडी में आराम से चले जाएंगे। देन हाउ डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज? तो हम कुछ प्रिकॉशंस ले सकते हैं। जब हमें पता है कि कोई इन्फेक्टेड इंसान है तो हम उससे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करें, हम अपने पास एक हैंडकरचीफ रखें, या जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो अपने पास एक हैंडकरचीफ रखे, रुमाल रखे, जिसकी वजह से उसको जैसी खांसी जुकाम हो तो वो हैंकी से अपने मुंह को, अपने माउथ को ढक ले। ठीक है, अब देखिए, देयर आर सर्टेन इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स विच एक्ट एज कैरियर्स ऑफ डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स। कुछ ऐसे इंसेक्ट्स और एनिमल्स होते हैं जो अपने आप डिसीज कॉज नहीं करते हैं, लेकिन वो कैरी करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक मॉस्किटो का एग्जाम्पल दे दूँ मैं। ठीक है, आप लोगों को सबको पता होगा कि मच्छर के काटने से हम लोगों को बहुत बार मलेरिया हो जाता है, बहुत बार डेंगू हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मॉस्किटो के काटने से हुआ है। एक्चुअली मॉस्किटो के अंदर वो वाला पैरासाइट होता है, वो प्रोटोजोआ होता है जो कि मलेरिया कॉज कर रहा होता है, और क्योंकि उसकी बॉडी में फ़िलहाल वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जब वो हमें काटेगा तो उसकी बॉडी से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में
ट्रांसफ़र हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में वो डिसीज़ कॉज करेगा। ठीक है, चलिए इसको आप समझते हैं यहाँ से। हाउस फ्लाई इज़ वन सच कैरियर। हाउस फ्लाई वही है जो हम अपने घर में मक्खी देखते हैं। द फ्लाइज सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रीटा, मतलब वो गंदी गंदी जगह पे बैठता है। जैसे ही वो गंदी जगह में बैठेगा तो उसके पैरों में क्या होगा, गंदगी लग जाएगी, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म चिपक जाएगा। अब द पैथोजेंस स्टिक टू देयर बॉडीज। ठीक है, व्हेन दीज फ्लाइज सिट ऑन द अनकवर्ड फूड दे में ट्रांसफर द पैथोजेंस। अब जब यही मच्छर या मक्खी हमारे फूड के ऊपर बैठेगा तो उसके पैरों में चिपकी हुई जो पैथोजन है वो हमारे फूड में ट्रांसफ़र हो जाएगा। सो whoever eats the contaminated food is likely to get sick। अब जो भी उस खाने को खाएगा उसको बीमारी ज़रूर होगी। सो इट इज़ एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर्ड, इसलिए बोला जाता है खाने को हमेशा फूड को ढक के रखा जाए। अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स। और आप लोग तो देखते हैं घर से बाहर निकलते हैं, बाहर का खाना खा के बहुत बार हम लोगों को कुछ ना कुछ बीमारी हो जाती है। वो इसीलिए होती है कि बाहर बहुत बार खाना इतना ज़्यादा हाइजीनिक वे से नहीं बनाया जाता है, कभी कभी ढका हुआ भी नहीं होता है और हम चुपचाप जाके खा लेते हैं और उसके बाद घर में आते हैं तो बीमारी लेके आते हैं, है ना। ओके, अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ कैरियर इज़ अ फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो। ये मच्छर है जो कि फीमेल एनोफ्लीज बोला जाता है, मेल नहीं होता है, फीमेल ही होता है, जो कि मलेरिया डिसीज़ कॉज करता है। और उसके पास कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, प्लाज्मोडियम को वो कैरी करता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, प्लाज्मोडियम जो होता है वो मलेरिया कॉज करता है और फीमेल एनोफ्लीस मॉस्किटो प्लाज्मोडियम का कैरियर होता है। इसके बाद फीमेल एडीज मॉस्किटो जो होता है ये क्या करता है, ये डेंगू वायरस को कैरी करता है और ये डेंगू डिसीज़ कॉज करता है। ओके, अब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्यों हमारे घर के आसपास कहीं पर भी पानी कलेक्ट होने नहीं देना होता है। बोलते हैं ना गर्मियों में कि कूलर अगर है तो कूलर के अंदर पानी जमा होने मत दो, हर थोड़े थोड़े दिन में उसका पानी चेंज करते रहो। वो क्यों कहते हैं, चलो देखते हैं। ऑल मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर, मतलब मॉस्किटो का जब प्रोडक्शन होता है, नया रिप्रोडक्शन होता है, उसका जो ब्रीडिंग होती है वो वाटर में होती है। ठीक है, हेंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन कूलर्स, टायर्स, फ्लावर पॉट एट्सेट्रा। तो इन सब जगह में कभी पानी इकट्ठा मत होने दीजिए, क्योंकि जहाँ ये पानी इकट्ठा होंगे तो मॉस्किटो को चांस मिल जाएगा वहाँ पर ब्रीड करने का और अपनी तरह और ज़्यादा मॉस्किटोज़ के डेवलपमेंट का या ग्रोथ का चांस मिल जाएगा। ठीक है, बाय कीपिंग द सराउंडिंग्स क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग। तो हम अपने आसपास थोड़ी सी सफाई रखेंगे तो मॉस्किटो ब्रीड नहीं कर पाएंगे, और वो ब्रीड नहीं कर पाएंगे तो नए नए मॉस्किटो नहीं पैदा होंगे और उनसे कॉज होने वाले डिसीजेस भी नहीं हो पाएंगे। ठीक है, सम कॉमन ह्यूमन डिसीजेस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो इसमें हम देखते हैं कौन कौन से डिसीजेस हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप डिसीज़ का नाम याद रखें और उसका कॉजेटिव एजेंट, मतलब कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और पर्टिकुलरली कौन सा बैक्टीरिया, कौन सा वायरस है, वो आप याद रखें। 3 से 4 अगर याद रख लेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। ट्यूबरकुलोसिस जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस डिसीज़ कॉज करता है। ठीक है, और ये हवा से ट्रांसमिट होता है। मीजल्स, चिकन पॉक्स और पोलियो, ये तीनों ही वायरस से कॉज होते हैं। मीजल्स को कॉज करने वाला होता है मीजल्स वायरस, ये है चिकन पॉक्स वायरस और ये पोलियो वायरस। तो चलो वायरस का तो नाम याद करना इजी हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे एयर से ट्रांसमिट होते हैं। इसमें क्या करना चाहिए, कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, मतलब जो पेशेंट है, जो इन्फेक्टेड पर्सन है, उसको आइसोलेशन में रखा जाए। जो भी उसकी पर्सनल यूज़ की चीज़ें हैं, लाइक कंघी हो गई, रुमाल हो गया, टॉवल हो गई, ये सारी चीज़ें उसकी अलग रखी जाए और वैक्सीनेशन बिल्कुल सही टाइम पे दे दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट है कॉलेरा जो कि विब्रियो कॉलेरी कॉज करता है, और टाइफाइड का हो गया साल्मोनेला टाइफी। ये दोनों बैक्टीरिया से कॉज होते हैं जो कि वाटर या इन्फेक्टेड फूड से डिसीज़ कॉज कर पाते हैं। ठीक है, इसमें सबसे अच्छा तरीका क्या होता है प्रिवेंट करने का, हम अपनी जो आदतें हैं उसको अच्छा रखें, पर्सनल हाइजीन रखें, आसपास बिल्कुल सफाई रखें, अपने खाने की चीज़ों को ढक के रखें, वाटर को बॉईल करें जिससे कि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना हो, और वैक्सीनेशन टाइम पर लेते रहें। ठीक है, नेक्स्ट है हेपेटाइटिस ए, और ये कॉज करता है हेपेटाइटिस वायरस जो कि वाटर से ट्रांसमिट होता है। तो हम वाटर का क्या कर सकते हैं, बेस्ट मेथड है जो वाटर है उसको बॉईल करके हम ठंडा करके रख लें और उसके बाद उसको पीते रहे। ठीक है, जैसे छोटे बच्चों को भी ऐसे करके ही वाटर दिया जाता है। देन मलेरिया करता है प्लाज्मोडियम, ये एक प्रोटोजोआ होता है। ठीक है, और मॉस्किटो के काटने से होता है, जो मैंने अभी आपको समझा दिया था। मॉस्किटो कौन सा होता है, फीमेल एनोफिलिस। ठीक है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, मॉस्किटो नेट का यूज़ कर सकते हैं, कुछ इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, स्प्रे होते हैं जिनसे मॉस्किटो की ब्रीडिंग को हम स्टॉप कर सकते हैं, या अपने आसपास पानी को हम ना जमा होने दें। ठीक है,
चलिए अब नेक्स्ट आता है डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स। तो सिर्फ प्लांट्स और ह्यूमंस में ही नहीं, लेकिन एनिमल्स में भी डिसीज कॉज होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एंथ्रेक्स, तो इसका बैक्टीरिया होता है बैसिलस एंथ्रेसिस, जो कि एंथ्रेक्स डिसीज को कॉज करता है। एंड दिस इज ए डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिसीज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरियम, ठीक है। ये ह्यूमंस को भी कॉज करता है और ये कैटल्स को भी इन्फेक्ट करता है। फूड एंड माउथ डिसीज एक वायरस से कॉज होता है। नेक्स्ट, disease causing microorganisms in plants. तो several microorganisms cause diseases in plants like wheat, rye, potato, sugarcane, orange, apple and others. तो हम 2 से 3 बीमारियों के नाम याद रखेंगे और 2 से 3 उनके माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम याद रखेंगे, ठीक है। मान लीजिए आपने कोई क्रॉप लगाया है, ठीक है, क्रॉप लगाया है, इसके बाद अगर उसमें बीमारी हो गई है तो क्रॉप का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो प्लांट्स में डिसीजेस कॉज ना हो उसके लिए कुछ फंजीसाइड्स होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, जो कि इंसेक्ट्स को भी किल करते हैं, जो कि इंसेक्ट्स कैरियर होते हैं, फंगस को किल करते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देते हैं, ठीक है। अब कुछ प्लांट्स की डिसीजेस है, सिट्रस कैंकर, जो कि हवा से ट्रांसमिट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है रस्ट ऑफ वीट, आपने वीट में देखा होगा इस तरीके से फंगस लग जाता है, ठीक है। ये भी एयर से या सीड से, इन्फेक्टेड सीड अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो भी उसकी क्रॉप में पक्का डिसीज कॉज होगा ही होगा। देन येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी मतलब ओकरा, ये वायरस कॉज करता है और इसका ट्रांसमिशन कौन करता है, इंसेक्ट करता है, ठीक है। चलिए हार्मफुल माइक्रोब्स के बाद अब देखते हैं फूड पॉइजनिंग एंड फूड प्रिजर्वेशन। फूड पॉइजनिंग मतलब जब हमारा फूड ही हमारी बॉडी में जाने के बाद कुछ पॉइजन वाला काम कर दे। अब पॉइजन से आप डर मत जाना। फूड पॉइजनिंग में होता क्या है, जो हमारा फूड होता है उस पर अटैक हो जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। जब कोई मान लीजिए प्लेट आपने खाना रखा हुआ है फूड, उसको आपने खुला छोड़ दिया है, ठीक है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है उसमें ग्रो करने लग जाता है, या कोई भी इंसेक्ट आता है, ठीक है, और इस पर अपना अंदर से अपना कैरियर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो कैरी करके ला रहा है उसको उसने ट्रांसफ़र कर दिया फूड में। अब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें ग्रो करने लग जाएगा। जब हम उस फूड को खाएंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे, बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन हो जाए तो डेथ भी हो सकती है। इसलिए हमेशा बोला जाता है फूड आप जो भी ले वो बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, फ्रेश फूड होना चाहिए, ठीक है। अब ये तो बात हो गई फूड पॉइजनिंग की। इसमें हमने देखा कि हमें फ्रेश फूड लेना चाहिए, ठीक है, लेकिन बहुत सारा फूड आइटम ऐसा भी मार्केट में अवेलेबल होता है जो एक्चुअली फ्रेश इतना ज़्यादा होता नहीं है, बट स्टिल वो ख़राब भी नहीं होता है। तो ऐसी क्या चीज़ें होती है, ऐसे क्या चेंजेस लाए जाते हैं उनमें कि वो अच्छे रह जाएं। एक्चुअली कुछ केमिकल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं प्रिजर्वेटिव्स, ठीक है, जो कि फूड में ऐड किए जाते हैं सो दैट उसकी शेल्फ लाइफ थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाए। अब ये जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं ये केमिकल्स भी हो सकते हैं और कुछ ऐसे प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं। तो ये मेन चीज़ है कि प्रिजर्वेटिव ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि फूड में ऐड किए जाते हैं जिससे कि वो लंबे टाइम तक चल पाए, ठीक है। आपको पता ही है कोई फूड आप रख देते हैं बाहर, फ्रिज से बाहर रख देते हैं तो वो किसी न किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अटैक से क्या होता है, स्पॉइल हो जाता है। अब जब वो स्पॉइल हो जाएगा तो क्या क्या होगा उसमें, उसका स्मेल चेंज हो जाएगा, उसमें एक ख़राब सी टेस्ट आ जाएगी, एक्चुअली वो खट्टा टाइप का हो जाता है थोड़ा सा, उसका कलर भी चेंज हो सकता है और ये एक तरीके से केमिकल चेंज होता है। आप लोगों ने 6th या 7th में पढ़ा होगा फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। अब यहाँ पे एक कंडीशन दे रखी है, जैसे पहेली बॉट सम मैंगोज बट शी कुडंट ईट देम फॉर अ फ्यू डेज। अब पहेली है, यहाँ पे जो लड़की है हमारी NCERT बुक की जो लड़की है ये कुछ मैंगोज लेके आई है, लेकिन वो कुछ दिन तक उसको खा नहीं पाई और कुछ दिन के बाद उसने देखा कि वो सब स्पॉइल हो गए थे। स्पॉइल हो गए तो वो सड़ गए थे, ठीक है। लेकिन उसको ये बात याद आई कि उसकी जो दादी माँ है मतलब ग्रैंड मदर है, तो उन्होंने जो पिकल बनाया था मतलब अचार बनाया था वो तो ख़राब नहीं हुआ। तो उसने अपना दिमाग दौड़ाया कि मतलब ऐसा क्या हुआ, उसमें क्या चेंजेस आए जिसकी वजह से वो अचार ख़राब नहीं हुआ लेकिन ये मैंगो ख़राब हो गया। तो चलो हम लोग देखते हैं अब फूड प्रिजर्वेशन के क्या क्या मेथड्स होते हैं। तो सबसे पहला मेथड है केमिकल मेथड। ऐसे कौन से केमिकल्स होते हैं जिनको हम ऐड कर सकते हैं अपने फूड में। सबसे पहला जो हम नॉर्मली घर में देखते हैं वो तो हो गए हमारे सॉल्ट्स हो गए, एडिबल ऑयल्स हो गए जो हम खा सकते हैं इजीली, ठीक है। इनको जब हम फूड में ऐड करते हैं तो क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनमें सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो अटैक नहीं कर पाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे केमिकल्स भी होते हैं जो कि एडिबल होते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, ये बहुत ही कॉमन प्रिजर्वेटिव है।
जो कि आप लोग अपनी जो बॉटल्स आप लाते हैं, जैम की बॉटल हो गई या अचार की बॉटल्स हो गई, उन सब में आप एक बार चेक करेंगे तो ये वाले प्रेजर्वेटिव आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो अब देखते हैं प्रेजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट हम अपने घर में यूज़ करते हैं। ये मोस्टली उन चीज़ों में यूज़ की जाती है जो कि थोड़ी बहुत अपने आप ही मॉइस्चर कंटेनिंग हो, ठीक है, सो दैट उसका मॉइस्चर कट करके उसको ड्राइनेस दे दे। जैसे कि कोई अचार है या मीट हो गया या कोई भी ऐसे नॉन वेज प्रोडक्ट हो गए जिसको हमें थोड़े लंबे टाइम के लिए रखना है, तो हम उसमें थोड़ा सा अगर सॉल्ट ऐड करके उसके बाद रखेंगे तो उससे उसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ इतनी ईजीली नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन बाय शुगर। ये तो आप लोग देखते ही हैं, हम अपने घर में जैम लाते हैं, जेलीज लाते हैं, तो इन सब चीज़ों में क्या होता है, शुगर होता है। ये शुगर क्या करता है, मॉइस्चर को कट कर देता है, जिसकी वजह से उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं हो पाती है। नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। ऑयल और विनेगर का भी यही रोल है कि मान लीजिए ये फूड आइटम है, उसके ऊपर जब ये ऑयल की लेयर होगी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस ऑयल में तो ग्रो कर ही नहीं पाएगा और वो अंदर भी नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम अपने फूड को भी बचा सकते हैं बाय द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय यूजिंग ऑयल एंड विनेगर। तो हम लोग ऑयल एंड विनेगर मोस्टली कहाँ देखते हैं, हम खाना बनाते हैं ऑयल से बनाते हैं, बहुत बार ऐसी चीज़ें भी बनाते हैं जिसमें विनेगर ऐड करते हैं, ठीक है, या वेजिटेबल्स, फ्रूट, फिश एंड मीट, ये सारी चीज़ें भी बहुत बार ऑयल एंड विनेगर से ही प्रिजर्व की जाती है, ओके। नेक्स्ट है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स। ये मोस्टली यूज़ होता है मिल्क के लिए, ठीक है। तो हीट एंड कोल्ड, आपको पता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक ऑप्टिमम टेम्परेचर में ही ग्रो करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया ग्रो कर जाता है 36 से 39 या 38 टेम्परेचर डिग्री सी के आसपास के टेम्परेचर में। और अगर हम फंजाई की बात करें तो फंजाई ग्रो करता है ऑलमोस्ट 27 या 28 डिग्री के आसपास, ठीक है। तो जब हम मिल्क को या किसी भी सब्सटेंस को बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर देते हैं या बहुत ज़्यादा कूल टेम्परेचर देते हैं तो उससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें नहीं ग्रो हो पाते हैं। हालांकि कुछ ऐसे माइक्रोब्स भी होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में सर्वाइव कर पाते हैं, लेकिन वो हमारे ऐसे एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे लावा हो गया, जहाँ पर इन सब जगह पर प्रेजेंट होते हैं। जनरली वो इधर उधर नहीं पाए जाते, इतना ईजिली वो अवेलेबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये हाई और लो टेम्परेचर वाले में हम देखते हैं, पहले हम अपने घर के मिल्क को देखते हैं, हम उसको कैसे बचा के रखते हैं। आपकी मदर क्या करती है, मिल्क को पैन में ट्रांसफ़र करती है और उसके बाद उसको हीट करती है, राइट। उसमें जब तक उबाल नहीं आ जाता है तब तक गैस को बंद नहीं करती है। एक बार जब अच्छे से वो उबल जाता है, बॉयल हो जाता है, तो उसके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल हो जाते हैं और उसके बाद वो 1 से 2 दिन तक आराम से रखा जा सकता है। सेम चीज़ की जाती है मार्केट के मिल्क्स में, ठीक है। जो पैकेट के मिल्क होते हैं ये होते हैं पास्चराइज्ड मिल्क। नाउ व्हाट इज पास्चराइज्ड मिल्क? दिस इज द टाइप ऑफ मिल्क विच अंडरगोज अ स्पेशल ट्रीटमेंट दैट इज नोन एज पास्चराइजेशन मेथड। और ये मेथड दिया था लुईस पास्चर ने, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले मिल्क को बहुत हाई टेम्परेचर में हीट किया जाता है, अराउंड 70 to 75। उसके बाद बिल्कुल रैपिडली उसको ठंडा कर दिया जाता है। देखिए, उसको बिल्कुल से ठंडा करके स्टोर कर दिया जाता है। इससे क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की उसमें से किलिंग हो जाती है और ऐसी कंडीशन आ जाती है कि उसमें माइक्रोब्स और ग्रो नहीं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है स्टोरेज एंड पैकिंग, जो कि लास्ट मेथड होता है या लास्ट प्रोसेस होता है जब भी हम फूड को प्रिजर्व करते हैं। जब कोई भी फूड आइटम है उसको अगर हमने बिल्कुल ड्राई करके स्टोर कर लिया है और एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर लिया है तो उससे क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें एंटर नहीं कर पाता है। और अगर एक बार माइक्रोब एंटर नहीं कर पाएगा तो उसमें अटैक भी नहीं कर पाएगा, उसमें सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा। स्टोर करके जब हम पैक कर देते हैं किसी भी फूड को तो वो एयर टाइट हो जाता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें अटैक नहीं कर पाता है। तो चलिए, ये था फूड पॉइजनिंग एंड फूड प्रिजर्वेशन के बारे में। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि लास्ट टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स चैप्टर का। हम लोग कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं लाइक बैक्टीरिया, राइजोबियम एंड एल्गी में एक होता है नॉस्ट्रोक, जो कि एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है एक ऐसे यूजेबल फॉर्म में जो प्लांट्स इजीली यूज़ कर पाए और प्लांट्स उस नाइट्रोजन को यूज़ करके हमारे लिए प्रोटीन बना के देता है। आपको पता है हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी है 78%, लेकिन कम्प्लीटली 78% हम लोग डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम लोगों को डिपेंड करना पड़ता है प्लांट्स के ऊपर फॉर आर नाइट्रोजन इनटेक। अब नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट हम लोग को क्यों है? आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि प्रोटीन की हमें रिक्वायरमेंट होती है।
प्रोटीन का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है नाइट्रोजन, और ये नाइट्रोजन हमें कहाँ से मिलता है? ये हमें मिलता है प्लांट से, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन वही प्रोसेस है जो हमारे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूज़ करके हमारे रूटीन में लेके आता है, हमको ईजिली अवेलेबल करवा पाता है, ठीक है। मतलब एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है जिसको हम ईजिली यूज़ कर सकते हैं। और ये काम कौन करते हैं? कुछ बैक्टीरिया, कुछ एल्गी, या आप कह सकते हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो चलिए नाइट्रोजन के डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में हम बात करेंगे नाइट्रोजन साइकिल में। पहले हम थोड़ा सा नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात कर लेते हैं। कुछ लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट्स वो दालें होती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन का क्वांटिटी भरा हुआ होता है। क्यों भरा हुआ होता है वो चीज़ देखते हैं। तो देखिए इनके रूट्स होते हैं। इनके रूट्स में रूट नोड्यूल्स होते हैं। ये जो उभरा हुआ पार्ट है, ठीक है, इनको हम कहते हैं रूट नोड्यूल्स। इन रूट नोड्यूल्स में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। इनमें से एक एग्जाम्पल है राइजोबियम, जो कि एक बैक्टीरिया है, ठीक है। अब ये जो राइजोबियम है ये यहाँ पे ग्रो तो करता है, ये प्लांट से शेल्टर ले लेता है, लेकिन इन रिटर्न इसको कुछ देना पड़ता है, तभी इनको हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। तो ये एक्चुअल प्लांट से शेल्टर ले रहा है और ये राइजोबियम बैक्टीरियम केपेबल होता है नाइट्रोजन को, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको कन्वर्ट करने में इन द यूजेबल फॉर्म। तो एक तरीके से हमने देखा प्लांट्स को ये राइजोबियम हेल्प भी कर रहा है और उससे हेल्प भी ले रहा है, और इसी टाइप के रिलेशनशिप को हम कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये तो बायोलॉजिकल मेथड हुआ जब नाइट्रोजन का कन्वर्जन हुआ या नाइट्रोजन हम लोगों को अवेलेबल हो गया। एक दूसरा मेथड भी होता है जिससे नाइट्रोजन हमारे लिए फिक्स्ड हो जाता है, उसको हम कहते हैं लाइटनिंग मेथड। अब आप लोग ये भी सोच सकते हैं कि एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन हमने जब ले लिया है, चाहे वो प्लांट्स ले या हम एनिमल्स ले, हम लोग जब यूज़ कर रहे हैं तो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कम हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता है। उसका क्वांटिटी हमेशा फिक्स्ड होता है। चाहे आप ऑक्सीजन की बात कर लो, चाहे आप कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लो, इन सब चीज़ों का अपना अमाउंट बिल्कुल फिक्स्ड होता है, क्योंकि हम एक तरफ से नाइट्रोजन ले रहे हैं और दूसरी तरफ से एटमॉस्फेयर को हम नाइट्रोजन दे भी रहे हैं। तो हम कैसे दे रहे हैं यही हम समझेंगे नाइट्रोजन साइकिल में। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है 78%, ठीक है। इस नाइट्रोजन को या तो ये लाइटनिंग मेथड से फिक्स हो सकता है या ये बैक्टीरिया की हेल्प से फिक्स हो सकता है। तो जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन ले लेता है और उसको फिक्स कर देता है प्लांट्स की रूट में। तो ऐसी कौन सी फॉर्म्स होती हैं जिसको प्लांट्स यूज़ कर सकते हैं फॉर मेकिंग अप द प्रोटीन? एक होता है नाइट्रेट, एक होता है नाइट्राइट एंड अमोनियम, ठीक है। ये तीनों फॉर्म्स होती हैं जिसको प्लांट्स डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। अब कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, हमारे सॉइल में नाइट्रोजन तो आ गया है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो इन कंपाउंड्स को दोबारा गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और ये वाला नाइट्रोजन दोबारा चला जाता है एटमॉस्फेयर में। यही वो मेथड है जिसकी वजह से नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है वो एकदम फिक्स्ड रहता है। लाइटिंग मेथड अभी आपको बताया, जब बिजली कड़कती है तो क्या होता है, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स बन जाते हैं और ये नाइट्रोजन कंपाउंड्स दोबारा, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो इन कंपाउंड्स को दोबारा गैसियस स्टेट में बना के एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है जो नाइट्रोजन के जो कंपाउंड्स हैं वो प्लांट्स ले लेते हैं, ठीक है। प्लांट्स की क्योंकि रूट में है तो वो प्लांट्स यूज़ कर लेंगे। जब उस प्लांट ने प्रोटीन बना लिया है, उस प्रोटीन को कौन खाएगा? उस प्रोटीन को एनिमल्स खाएंगे। अब ये एनिमल्स जब मर जाएंगे, जब इनकी डेथ हो जाएगी, तो जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है इनकी बॉडी का वो सब सॉइल में चला जाएगा और ह्यूमस की फॉर्म में सॉइल में प्रेजेंट हो जाएगा। दोबारा कुछ बैक्टीरिया ऐसे होंगे जो इस ह्यूमस को भी, जो इस नाइट्रोजन को भी दोबारा गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करके उसको एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देंगे। तो ये देखा हम लोगों ने नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है या नाइट्रोजन किन किन चीज़ों के लिए रिक्वायर्ड होता है? प्रोटीन बनता है, क्लोरोफिल बनता है, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए एंड आरएनए जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, इसी को हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। इसके बाद वाइटामिन्स। तो इन सब चीज़ों की पूर्ति करने के लिए हमारी बॉडी में नाइट्रोजन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ इस वाले पार्ट में कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स को डायरेक्टली गैसियस नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं और वो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से नाइट्रोजन की परसेंटेज फिक्स्ड बनी रहती है। ओके, तो आज हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इफ़ यस, प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।